हेलो बच्चों, आज जो क्लास है वो क्लास 11th मैथ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। अभी अभी आपने क्लास 10th पास आउट की है, ठीक है। क्लास 11th में मैथ्स की आज हमारी पहली क्लास है, तो मैं दो तीन चीजें आपसे शेयर करूंगा। मैथ्स ज्यादा मुश्किल नहीं है बट थोड़ा टेक्निकल है। जी हाँ, सही सुना, मैथ्स ज्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा टेक्निकल टर्म ज्यादा यूज होंगे क्लास 11th के मैथ्स में। देखो, अभी तक क्लास 10th का जो आपने मैथ्स पढ़ा है वो कहीं ना कहीं पर 6, 7, 8, 9 से कनेक्टेड रहा है। मतलब मैं अगर सिंपल सी बात करूं तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते थे, जो हम 7th 8 के अंदर फैक्टराइज करके एक चैप्टर होता था क्लास 6, 7, 8 के अंदर, वो कहीं ना कहीं उससे कनेक्टेड है। बस क्लास 11th का जो मैथ्स है ये थोड़ा सा डिफरेंट मैथ्स है। थोड़ा सा डिफरेंट क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि यहां पर आप नई नई कॉन्सेप्ट और नई नई चीजों को सीखोगे। तो पहली क्लास के अंदर बस मैं आपसे यही बोलूंगा, इस मैथ्स को थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ठीक है। ज्यादा टेक्निकल टर्म्स आएंगी, बस आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है और कुछ नहीं करना। चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1, जो कि है सेट थ्योरी। सेट थ्योरी बहुत इजी टॉपिक है, ठीक है, सबसे आसान टॉपिक है, कोई मुश्किल नहीं होने वाली है। हाँ, क्लास आगे करने से पहले बता दूं कि मैं चैप्टर वाइज ना आपको, जैसे चैप्टर है, चैप्टर की जो भी एक्सरसाइज होगी उस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो भी टर्म्स आप सीखोगे, मैं उसमें हर टर्म्स के शुरू में एक इंट्रोडक्शन बताऊंगा, फिर मैं क्लास स्टार्ट करूंगा। जैसे अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूं चैप्टर 1, इसकी एक्सरसाइज 1.1 है, तो 1.1 से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स होंगी जो आगे यूज होगी, जिसे हम सिंपल भाषा में बेसिक कॉन्सेप्ट बोलते हैं, हर एक्सरसाइज से पहले वो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, सो दैट आपको क्लैरिटी हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इंट्रोडक्शन देता हूं चैप्टर 1, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं सेट। सेट होता क्या है, जरा इसको समझो। सेट क्या है? जैसे मैंने डेफिनेशन लिखा है, अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट। कोई भी ऑब्जेक्ट जो वेल डिफाइंड होगा इसे हम सेट बोलेंगे। और एक और डेफिनेशन दिया है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा और ऑब्जेक्ट ऑफ सेम काइंड। एक डेटा जो सेम नेचर का हो, ठीक है, उसे कलेक्ट करने को ही सेट सेट बोला जाता है। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं, वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आप ना दुनिया के 10 टॉप मोस्ट टैलेंटेड बेस्ट क्रिकेटर की टीम बनाओ, तो ध्यान से सुनना, यहां पर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स काउंट होता है। क्वालिटी एट्रीब्यूट्स मतलब आपको 10 जो है ना बेस्ट 10 क्रिकेटर की बनानी है, टीम बनानी है। अब मेरी नजर में बेस्ट कुछ और होगा, आपकी नजर में बेस्ट कुछ और होगा, हम क्वालिटी एट्रीब्यूट्स को काउंट करेंगे, ठीक है। जहां पर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स जो है कंसीडर्ड होता है, वहां पर हर पर्सन का नजरिया अलग अलग हो सकता है। मैं कहता हूं जी, मेरे टाइम के अंदर सचिन तेंदुलकर बेस्ट था, वीरेंद्र सहवाग बेस्ट था, युवराज सिंह बेस्ट था, लेकिन आप कहोगे सर ये तो हम जानते ही नहीं है, हमने तो इनको कभी खेलते हुए देखा ही नहीं है। आप कहोगे जी नहीं, आज की डेट की बात करूं तो अभिषेक शर्मा हो गया या XYZ जो भी क्रिकेटर हो गया, तो यहां पर क्वालिटी एंट्री कंसीडर्ड हो रही है। हर पर्सन अपने अपने नजरिए से जो है क्रिकेटर को आइडेंटिफाई कर रहा है, तो ये वेल डिफाइंड नहीं हो सकता। हाँ, अगर ये बोलूं कि ये बताओ इंग्लिश अल्फाबेट में कितने वॉवल्स है, हमें पता है 5 वॉवल्स है। यहां पर मैं भी 5 बोलूंगा, आप भी 5 बोलोगे और थर्ड पर्सन भी 5 बोलेगा, क्योंकि सबका पैरामीटर एक है। क्यों? इंग्लिश अल्फाबेट में 5 ही वॉवल्स होते हैं, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। अगर आप किसी थर्ड पर्सन से भी पूछोगे कि कितने जो वॉवल्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, तो वो बताएगा सर 5 अल्फाबेट होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये वेल डिफाइंड है, इसे हम कहते हैं सेट, ठीक है। समझ में आया? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट कैसे होता है, जरा ध्यान से समझना। सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अभी अभी आपने देखा होगा, मैंने जो है ना यहां पर ऐसे करके, अब आप कह रहे हो ये डिजाइन नहीं होता, ये ब्रेसेस होते हैं, तो हमने यहां पर पहले ब्रेसेस बनाए। सेट को डिफाइन करने के लिए लेट सपोज करो मैंने ए, कैपिटल ए लिखा, इक्वल टू यहां ब्रेसेस डाले हैं। अब देखो यहां पर इंग्लिश अल्फाबेट लिखे है, इसे हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्स। क्या कहते हैं? एलिमेंट्स। तो ए एलिमेंट्स, यहां पर कॉमा डाला, फिर दूसरा कॉमा डाला, फिर तीसरा कॉमा डाला, फिर कॉमा डाला और यू, ए, ई, आई, ओ, यू। तो सेट को रिप्रेजेंट इस तरीके से किया जाता है, ठीक है। समझ में आया? अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेट में। बच्चों, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेट। 2 टाइप के सेट होते हैं।
पहला होता है रोस्टर फॉर्म और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। मैं इस इंट्रोडक्शन क्लास में कोशिश करूंगा आपको आसान से आसान तरीके से एक्सप्लेन करने की, सो दैट आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए। तो रोस्टर फॉर्म क्या होता है? सेट को रिप्रेजेंट करने का ही एक तरीका है। जैसे अभी बात करते हैं, इन रोस्टर फॉर्म द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट आर लिस्टेड इन इमटेरियल फॉर्म। और अब डेफिनेशन से कुछ समझ नहीं आया, रोस्टर फॉर्म सेट को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है बच्चों। जैसे अभी मैंने यहां पर लिखा था ना AEIOU, ये रोस्टर फॉर्म है सेट को रिप्रेजेंट करने की। सेट कैसे रिप्रेजेंट, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैं कहता हूं कि हमें यह बताना है 1 से लेकर 10 तक हमारे कितने नेचुरल नंबर हैं, ये नंबर 10 से एक्सीड नहीं होने चाहिए। दोबारा सुन लो, मैंने एग्जांपल लिया 1 से लेकर 10 तक, इसको और छोटा कर देते हैं। 1 से लेकर 10 तक कितने इवन नंबर है, ऐसे समझो 1 से लेकर 10 तक कितने इवन नंबर है, और जो इवन नंबर होना चाहिए वो 10 से बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो इस सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे मैंने करा हुआ है, यहां पर लिखा A, मैं मानता हूं कि इस सेट का नाम मैंने A दे दिया। अब 1 से लेकर 10 तक पहला इवन नंबर है 2, कॉमा लगाया, फिर 4, फिर कॉमा लगाया 6, फिर कॉमा लगाया 8, फिर 10। तो ये मेरा क्या कहलाएंगे, सारे सेट ऑफ इवन नंबर इन बिटवीन 1 to 10। ठीक है, अब बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ये सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है? ये भी सेट को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, जरा ध्यान से देखना। इन सेट बिल्डर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट पोजेस अ सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी विच इज नॉट पोजेस्ड बाय एनी एलिमेंट आउटसाइड द सेट। सेट बिल्डर फॉर्म कहता है जितने भी सेट हैं उनको ना एक कॉमन प्रॉपर्टी के अंदर कंसीडर कर लिया जाता है, और कोई भी सेट जो है ना उससे बाहर नहीं जाता। नहीं समझ आया सर, हमें तो एग्जाम्पल लेके समझा दो। देखो अब जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल लिया था, हमने क्या बोला था कि इंग्लिश अल्फाबेट में कितने वॉवल्स होते हैं उसको क्या कर दो, रोस्टर फॉर्म में लिखो। अच्छा, रोस्टर फॉर्म को ना हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। तो हमने इसको कैसे लिख लिया, जरा ध्यान दो, AEIO एंड U, ये तो आ गया मेरा रोस्टर फॉर्म। ठीक है, अब सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर कैसे लिखते हैं, जरा ध्यान से देखना। यहां पर हम लिखते हैं X, ध्यान से सुनना, पहले ब्रेसेस डाले X। ये X जो है यहां पर हमने डबल कॉलन लिखा, X इज अ वॉवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। अब ये X रिप्रेजेंट करता है किसको, जो सेट आपने मतलब जो एलिमेंट्स आपने सिलेक्ट किए, जैसे यहां पर बोला X, ये हमारे सेट को ही रिप्रेजेंट कर रहा भी है। जरा ध्यान से देखो, X इज अ वॉवल इन इंग्लिश अल्फाबेट, ये वॉवल्स है इंग्लिश अल्फाबेट के। तो किसी फॉर्मेट को ऐसे ना लिखकर हमने क्या किया, इसको प्रॉपर्टी की फॉर्म में लिख दिया। अब हम इंग्लिश वॉवल्स है तो हमने क्या किया, इसको पूरे के पूरे वॉवल्स ना लिखकर उसको एक स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख दिया। आसान भाषा में बोलूं तो आपने एक स्टेटमेंट के फॉर्म पर वहां पर किसको रिप्रेजेंट करना है, अपने सेट को। ठीक है, समझ में आया? कहीं पर कोई डाउट? चलो आगे बढ़ते हैं। आओ बच्चों आगे बढ़ते हैं। बच्चों एक सिंबल होता है बिलोंग का। अच्छा, बिलोंग का सिंबल कैसे होता है, ऐसे, इसे हम कहते हैं क्या, बिलोंग टू। और नॉट बिलोंग का सिंबल होता है ऐसे, ये क्या होगा, नॉट बिलोंग टू। ठीक है, अब सपोज करो, ध्यान से सुनना, एक हमारा सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये मेरा सेट है। ठीक है, इसके साथ मैं क्या करता हूं, एक अलग से ना, मान लो एक एलिमेंट लिखा मैंने, बोला 5, और मुझे बोला गया है यहां पर क्या 5 जो है इस पूरे सेट को बिलोंग करता है। ध्यान से सुनना, 5 एक एलिमेंट है, क्या ये सेट के अंदर अवेलेबल है? तो यहां पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यस मैं कहूंगा 5 इज बिलोंग टू A। ठीक है, सिंपल सी, कोई अलग से कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल है, समझो। अब मान लो मैंने यहां पर लिख दिया 12, अब मुझे यह बताना है कि क्या 12 बिलोंग करेगा A को। देखो 12 एलिमेंट तो उसके अंदर अवेलेबल नहीं है, तो मैं कहूंगा 12 इज नॉट बिलोंग टू A। ठीक है, सो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट था जो कि हेल्प करेगा हमारे को हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने में। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ना, आप सब पहले अपनी बुक्स ओपन करो, ठीक है, वहां से रीड करते हैं। ठीक है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन है, उसके बहुत सारे पार्ट है, मैं यहां पर आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करता रहूंगा। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखो। ये कह रहा है
द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। ध्यान से सुनो सारे बच्चे ना, पहले क्वेश्चन 1 पढ़ते हैं, क्वेश्चन 1 का स्टार्टिंग पार्ट, ठीक है, दोबारा पढ़ता हूं, ठीक है, उसके बाद हम फर्स्ट के विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, जस्टिफाई और आंसर। हमें यह बताना है कि इनमें से कौन सा हमारा सेट है और अपने आंसर को जस्टिफाई करना। सारे बच्चे अपनी टेक्स्ट बुक ओपन कर लो पहले, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। पहला है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ इन अ ईयर। तो पहले ये देखो कि जे से कौन से मंथ जो है ना एक ईयर में स्टार्ट होते हैं। तो हमने बोला जी पहला होता है जनवरी, JAN से डिफाइन कर दिया, फिर जून, फिर जुलाई, मेरे ख्याल से और तो नहीं होते, जनवरी जून जुलाई, बाकी सारे अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, नहीं ये नहीं आएगा। तो यहां पर जरा देखो कि ये सेट ऑफ कलेक्शन है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। देखो जनवरी जून और जुलाई, क्वेश्चन में पहली बात पूछी गई है कि कितने ऐसे मंथ है पूरे साल में जो जे से स्टार्ट होते हैं। हमने बोला जनवरी होता है, जून होता है और जुलाई होता है। अब ये सारे वेल डिफाइंड है, बिल्कुल जरा ध्यान से देखना। द कलेक्शन ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, तो ये वेल डिफाइंड है, तो यस इट इज अ सेट। ध्यान से देखना, जो चीज वेल डिफाइंड होती है, वेल डिफाइंड बोले तो उनको प्रॉपरली डिफाइन किया जा सकता है, काउंटेबल भी हो सकते हैं, तो ये हमारे सेट कहलाए जाते हैं। तो हम यहां लिखेंगे द कलेक्शन, सारा क्वेश्चन से द कलेक्शन ऑफ ऑल, क्वेश्चन एक बार रीड कर लो, ऑल मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद जे इज वेल डिफाइंड, सो इट इज अ सेट। ये क्या कहलाएगा, ये हमारा सेट कहलाएगा, ठीक है। आपने बुक को अपने पास क्वेश्चन से कनेक्ट रहना है। देखो द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। अच्छा अगर मैं बात करूं टैलेंट की, तो हर बंदे का टैलेंट को, ये एक एट्रीब्यूट्स होता है, कंसीडर करने का अपना अपना नजरिया होता है, ठीक है। आप अपने तरीके से टैलेंट को डिफाइन करेंगे, मैं अपने तरीके से, और हो सकता है जो कोई थर्ड पर्सन है वो अपने तरीके से डिफाइन करेगा। तो अब अगर मुझे पूछा जाए द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, तो ऑब्वियस ही बात है हर बंदा अपने अपने तरीके से उसको एट्रीब्यूट्स करेगा। तो एट्रीब्यूट्स का जो कंसीडर करने का क्राइटेरिया होता है ना, वो हर पर्सन का बच्चे अलग अलग होता है। तो ये वेल डिफाइंड नहीं हो सकता। मैं कहता हूं मुझे ये ऑथर इंडिया का अच्छा लगता है, आप कहोगे नहीं जी मुझे दूसरा ऑथर इंडिया का अच्छा लगता है, वो बेस्ट है। तो जहां पर हर एक पर्सन की एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को लेकर अलग अलग राय होती है, वो सेट कहीं नहीं होता, कभी होता ही नहीं है। ध्यान से सुनना, जहां पर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स कंसीडर करने की बात होती है और कोई स्टैंडर्ड या डिफाइन क्राइटेरिया नहीं होता, तो वो सेट नहीं कहलाता है। तो हम यहां पर बोलेंगे इट इज नॉट अ सेट, इट इज नॉट अ सेट, ठीक है, बिकॉज डिफरेंट पर्सन हैव अ डिफरेंट व्यू टू कंसीडर द क्वालिटी एट्रीब्यूट्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं द कलेक्शन ऑफ बॉयज इन योर स्कूल, द कलेक्शन ऑफ बॉयज इन योर स्कूल। ऑब्वियस ही बात, ये वेल डिफाइंड है, हमारे स्कूल के अंदर कितने लड़के हैं, तो ये तो वेल डिफाइंड होगा। सो अ कलेक्शन ऑफ बॉयज, a collection of boys in your school is well defined, so it is a set। ये क्या कहलाएगा, ये सेट कहलाया जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। अरे सर ये भी तो सेट है, जितने भी नेचुरल नंबर है लेस देन 100 से नेचुरल नंबर कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 99 तक हो जाएगा आगे। सो ये भी डिफाइंड होगा। सो यस इट इज अ सेट बिकॉज कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 100 इज वेल डिफाइंड। ये वेल डिफाइंड होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अ कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 100, अ कलेक्शन ऑफ
रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। देखो मुंशी प्रेमचंद द्वारा कितने नावल लिखे गए हैं, ये भी वेल डिफाइंड होगा, तो इसको भी लिख देना यस इट इज अ सेट। मैं यहां लिख रहा हूं, तुम इसको एक्सप्लेन कर लेना, यस इट इज अ सेट, इसको पूरा कर लेना, ठीक है, क्योंकि अ कलेक्शन ऑफ नावल रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद इज वेल डिफाइंड, ये भी वेल डिफाइंड होगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर इवन इंटीजर, देखो कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर ये भी हमारे वेल डिफाइंड हो सकते हैं। इवन इंटीजर क्या हो सकता है, 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10 12 14 ऐसे n टाइम्स तक हो सकते हैं, ये भी वेल डिफाइंड है क्योंकि इवन नंबर बोला गया है, ठीक है। ऑब्वियस ही बात, अगर इवन बोले गए हैं तो ये भी सेट होगा, इसको भी लिख लेना। सो इट इज अ सेट विच इज वेल डिफाइंड। अब बात करते हैं द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। नेक्स्ट पार्ट बोला गया द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन। ऑब्वियस ही बात है, इस चैप्टर में जितने क्वेश्चन है वो भी वेल डिफाइंड है, तो हम लिखेंगे यस अ कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर इज वेल डिफाइंड, सो इट इज अ सेट। नोट कर लेना ये, ठीक है। अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। अब कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, देखो हर एक पर्सन का ना अपना अपना क्राइटेरिया डेंजरस कैटेगरी को डिफाइन करने का, ठीक है। कई कई लोगों को मगर मान को क्रोकोडाइल डेंजरस लगता है, कईयों को वॉल लिजर्ड भी बहुत डेंजरस लगती है, तो हर एक पर्सन का अपना अपना क्राइटेरिया है, ठीक है। तो ये एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, तो इट इज नॉट अ सेट। सो यहां पर लिख सकते हो अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट वेल डिफाइंड, सो इट इज नॉट अ सेट, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहां पे खत्म हो गया। आओ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है लेट ए 1 2 3 4 5 6, ये हमारा बोला गया 1 2 3 4 5 6 एक सेट है। अब नीचे ना ए बी सी डी ई एफ करके कुछ ऑप्शन है, और ये बोला गया है इंसर्ट अ अप्रोप्रिएट सिंबल दैट इज बिलोंग टू और नॉट बिलोंग टू। अगर ये वैल्यू उसके अंदर आ रही है तो बिलोंग टू का साइन लगेगा, नहीं आ रही तो नॉट बिलोंग टू। जरा ध्यान से समझना। अब सेट ए है, इसमें बोला गया 1 2 3 4 5 6। अब देखो 5 है, 5 मेरा ए एलिमेंट के अंदर अवेलेबल हो रहा है, तो मैं कहूंगा यस 5 इज बिलोंग टू ए, ठीक है, 5 इज बिलोंग टू ए। सेकंड देखो 8, क्या 8 इस सेट के अंदर अवेलेबल है, नहीं ये एलिमेंट अवेलेबल नहीं है, तो हम लिखेंगे नॉट बिलोंग टू ए। 0 इस सेट के अंदर अवेलेबल है, नहीं, तो ये भी आ जाएगा नॉट बिलोंग टू ए। अब जरा ध्यान दो 4 इस सेट के अंदर अवेलेबल है, दैट इज बिलोंग टू ए। 2 इस सेट के अंदर अवेलेबल है, दैट इज बिलोंग टू ए। 10 इस सेट के अंदर नहीं अवेलेबल है, दैट इज नॉट बिलोंग टू ए, ठीक है। सिर्फ यही करना था कि कौन सी वैल्यू बिलोंग टू कर रही है और कौन सी नॉट बिलोंग टू। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। अब हमें सेट को ना रोस्टर फॉर्म में देखना है, क्या कहने का मतलब ये है कि इसको टेबुलर या रोस्टर फॉर्म में लिखना है। लिखा कौन सा है, सेट बिल्डर फॉर्म में है। सेट बिल्डर फॉर्म ना कुछ ऐसे होती है, ठीक है। अब आपको आइडिया हो जाएगा जो मैंने इंट्रोडक्टरी क्लास में बताया था ना, तो यहां पर क्या बोला गया, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म x such that x is an integer and which is belong to -3 x and 7, ठीक है। अब यहां पर ना एक मिनट, जो x है ना ये रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है, जो बिलोंग करेगा -3। अच्छा ये ना यहां पर इक्वल टू नहीं है, लेस देन x और लेस देन 3 है। इसका मतलब क्या हुआ, जो मेरा x है ना वो -3 से छोटा है, ठीक है, सॉरी x जो है बड़ा है -3 से और 7 से छोटा है। याद रखना x जो है वो ग्रेटर देन है -3 से, बट 7 से छोटा है। अब यहां पर अगर मैं इक्वल टू साइन डाल दूं ना, इसे कहते हैं इक्वल टू साइन, इसका मतलब -3 भी इसके अंदर इंक्लूड होगा। लेकिन अगर यहां पर ये इक्वल टू साइन नहीं है तो इसका मतलब x इज ग्रेटर देन -3, यानी कि -3 जो है इसमें इंक्लूड नहीं होगा, ना ही 7, ठीक है। तो अब मैं सपोज करो मैं लिखता हूं a, इसको अब मैं सेट रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखूंगा जरा ध्यान से देखना। या -3 है तो -3 तो आएगा ही नहीं, -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1 2 3 4 0, ठीक है, 5 एंड 6। तो ये था मेरा रोस्टर फॉर्म। क्वेश्चन में बोला गया था x की वैल्यू -3 और 7 के बीच में आनी चाहिए, ठीक है, बट इसके अंदर इक्वल टू साइन नहीं है, तो ना तो 3 इन्वॉल्व होगा ना 7। तो रोस्टर फॉर्म में हम क्वेश्चन को कुछ ऐसे लिखेंगे,
एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच इज लेस देन 6। एक्स एक नेचुरल नंबर है जो लेस देन 6 होगा। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5। पहले हमने ब्रेसेस लगाने हैं, फिर उसके बीच में एलिमेंट्स लिखने हैं और हर एलिमेंट के बाद कॉमा लगाना है। ठीक है, सी देखो, x is a 2-digit natural number such that sum of its digit is 8। x जो है ना 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है और उनका सम क्या होना चाहिए? 8 होना चाहिए। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, x अगर 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है और सम क्या होना चाहिए? 8। तो पहला नेचुरल नंबर जिसका सम जो है 8 होगा, क्या होगा? देखो ध्यान से देखो, ये होगा 17। ठीक है, 1 और 7, 1 + 7 8 आ जाएगा। अब इसका उल्टा कर दो, 7 और 1 ये भी बन गया। ऐसे ही सेकंड लाइन में देखो 2 6 आ गया, 62 आ गया उल्टा करने के बाद, क्योंकि वैल्यू क्या मिल रही है हमारे को? दोनों कंडीशन के अंदर सम इसका आ रहा है 62 भी। ठीक है, तीसरा लिख लेते हैं, तीसरा आ जाएगा 35। ठीक है, 35 के बाद मैं यहां लिख देता हूं, यहां थोड़ा स्पेस नजर नहीं आ रहा होगा, 53। 17 71 26 62 35 53। अब 44 हो गया। ठीक है, और 44 के बाद एक टर्म हो रहा सकती है यहां पर 80, 8 + 0 80। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर मुझे मिल गए। तो यहां नोट कर लो। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो ये नोट कर लो बच्चे। अब आते हैं डी पार्ट पे। डी पार्ट पे हमें क्या बोला गया? x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिविजर ऑफ 60। ऐसा प्राइम नंबर निकालो, x एक प्राइम नंबर है जो डिविजर है 60 के। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं 60 के डिविजर कौन कौन से होते हैं? 60 के ना एक काम किया करो, फैक्टर निकाल लो, छोटे छोटे फैक्टर निकाल लो। 3 और 5 पहले इसके फैक्टर निकाल लिए। तो मैंने 60 के ना पहले फैक्टर निकाल लिए। 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60। अब मैंने क्या किया, इसके एलिमेंट्स यहां निकाल लिया 2 3 एंड 5। ठीक है, 2 3 5 ये एलिमेंट्स आ गए। ठीक है, तो यहां पर ये एलिमेंट्स को हमने रोस्टर फॉर्म में लिख लिया, सिर्फ 3 एलिमेंट्स अवेलेबल होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक। हाँ, सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक में एक आ जाएगा टी। देखो अब यहां पर ध्यान से सुनना, अगर कोई वर्ड है जो अल्फाबेटिकल वर्ड है, अब इसके अंदर अगर कोई वर्ड रिपीटेशन मोड पे जा रहा है तो रिपीटेड वर्ड को सिर्फ एक बार लिखना है आपने। ध्यान से सुनना, अगर कोई वर्ड रिपीट हो रहा है तो उस वर्ड को सिर्फ एक बार ही नोट करना है, यहां पर बार बार मत यूज कर लेना। जैसे यहां पर टी आ जाएगा, आर आ जाएगा, आई आ जाएगा, ठीक है, जी आ गया, ओ आ गया, एन आ गया। एन देखो ओ 2 बार है तो एक बार लिखना है। एन अगर एक ही बार है, यहां पर एम आ गया, ठीक है, ई आ गया, टी आर आई जी ओ एन एम ई, ठीक है, आर भी 2 बार आ रहा, आर और एक वाई आ जाएगा बस। ठीक है, समझ में आया? क्लियर हुआ? चलो एक क्वेश्चन है लास्ट वाला, इसको भी देख लेते हैं। इसमें एक बार देख लेना कहीं मैंने कुछ देखना कोई वर्ड स्किप ना कर दिया हो। ठीक है, अब यहां पर है बेटर। बेटर में देखो एक बी है, एक ई है, एक टी है और एक आर है। देखो टी 2 बार हो रहा है तो उसको एक ही बार वर्ड को यूज करना है। ई 2 बार वर्ड, 2 बार पूरे वर्ड में 2 बार आ रहा है तो उसको हमने एक बार यूज करना है। सो बी ई टी आर। ठीक है, नोट कर लो बच्चे इसको। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, यहां पर आपको ना रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म के अंदर क्वेश्चन दिया। अब हमें कन्वर्ट किसमें करना है? हमें करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। किसमें करना है? सेट बिल्डर फॉर्म में। तो पहले आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। देखो यहां पर क्या कह रहा है, 3 2 3, यहां पर 6 9 12। लॉजिकली सोचो तो ये क्या बन रहा है, मेरा एक 3 का टेबल बन रहा है। तो ऐसे हम करेंगे 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9 एंड 3 4 12। यहीं पे वैल्यू खत्म हो रही है। अब सेट बिल्डर फॉर्म में इस इक्वेशन को कन्वर्ट करने के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ लॉज होते हैं, जरा ध्यान से देखना। पहले हम क्या करेंगे, यहां पर ना सपोज करो एक ब्रेसेस लगा देंगे। ऐसे मैंने यहां पर ए लिख दिया, इसको क्या लिख दिया, एक मिनट रुको बच्चे जरा। ठीक है, अच्छा देखो मैंने क्या कर दिया, पहले यहां ब्रेसेस लगा दिए। ए रहने दो भी क्योंकि ए हमने इसको ऐसे लिख दिया था, अब यहां ब्रेसेस लगा दिए।
सबसे पहले मैं लिखूंगा यहां पर x, ठीक है, क्योंकि मैं अपने सीरीज को यहां पर x से बिलोंग करूंगा, इसे कहते हैं कॉलन। क्या कहते हैं? कॉलन। फिर मैंने लिखा x, अब यहां पर क्या लिखूंगा, ये जो x है ना, दैट इज इक्वल टू 3n, 3n के इक्वल है। अब ये n क्या है? ये n एक नेचुरल नंबर है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये n, ये बिलोंग्स टू का साइन है, ये कैपिटल N जो बिलोंग करता है ना, ये नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। ध्यान से सुनो, फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो यहां पर ये बोल रहा है, मैं दोबारा एक बार क्वेश्चन रीड करके बताता हूं। देखो, हमारे को बोला 3, 6, 9 एंड 12। अब यहां पर बोला है कि हमें इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब यहां बोला x इज इक्वल टू 3 रेज़ टू द पावर n एंड n बिलोंग टू सम नेचुरल नंबर। एंड इसके बाद ध्यान से सुनना, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो n है ना, ये कहां लाई करेगा? 1 विच इज इक्वल टू 4, 1 और 4 के बीच में। फिर इस कॉलम को बंद कर देना। दोबारा सुन लो, हमारे पास एक इक्वेशन दी है रोस्टर फॉर्म की 3, 6, 9, 12। इसको मुझे कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। अब सेट बिल्डर फॉर्म करने के लिए हमने क्या करते हैं, हमें कुछ रूल्स दिए, x चाहे तो y भी ले सकते हो, z। मैंने यहां पर x लिया, यहां पर कॉलन डाला, x y इक्वल है 3n के। अब ये n बिलोंग कर रहा है सम नेचुरल नंबर, और ये जो n है ये 1 से इक्वल और बड़ा है, और 4 के इक्वल और छोटा है। 1 से 4 के बीच में आ रही है ये वैल्यू। ये जो नीचे साइन होता है ना, ये इक्वल टू का साइन है, यानी कि 1 और 4 इसके अंदर इंक्लूड होंगे। आओ अब बात करते हैं 2, 4, 6, 8, 16 और 32। जरा लॉजिकली सोचो कि यहाँ पे 2 की पावर n अगर मैं कर दूं, 2 की पावर 1, n हमारा नेचुरल नंबर है, फिर से अब समझ में आ गया, इक्वल है 2। 2 की पावर 2 ये आ जाएगा 4, 2 की पावर 3 ये आ जाएगा 8, 2 की पावर 4 16 एंड 2 की पावर 5 32। तो उसको मैं ऐसे ले सकता हूं, जरा ध्यान से देखो, x कॉलन डाल के x विच इज इक्वल टू 2 की पावर n where n belong to some natural number, and ये जो नेचुरल नंबर होगा ये किसको बिलोंग करेगा? 1 n इक्वल टू साइन डाल देना और 5 के बीच में। इजी है, मुश्किल तो नहीं है। शुरू में बड़ा मुश्किल लग रहा था आप लोगों को। अच्छा ये देखो 2, 4, 6, ध्यान से देखो, अब मुझे सोच के बताओ 2 मिनट, ये 2, 4, 6 क्या है? 2, 4, 6 बेसिकली हमारे पास क्या वैल्यू? अच्छा 2, 4, 6 से पहले भी एक नंबर है, रुको जरा, 2, 4 मैंने ना, हाँ ये वाला एक थर्ड पार्ट है, रुको जरा, थर्ड पार्ट शायद हमने स्किप कर दिया, मैंने अभी एक उसमें देखा है बुक में। तो थर्ड पार्ट है 5, 25, 125 एंड 625। ठीक है, 5, 25, 125 एंड 625। अब बिल्कुल सेम अगर यहां पर देखूं मैं, 5 की जगह 2 की जगह 1n लगा सकता हूं। क्यों? अगर ध्यान से देखोगे, 5 रेज़ टू दी पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 4 625, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, x कॉलन में x विच इज इक्वल टू 5 रेज़ टू दी पावर n एंड n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, एंड ये किसके इक्वल आ जाएगा? 1 एंड और 4 के बीच में। गॉट इट? 1 से लेकर एंड 4 के बीच में आ जाएगा। क्लियर? चलो आओ अब बात करते हैं, नेक्स्ट पार्ट इज 2, 4, 6 एंड सो ऑन। ठीक है, सोच के बताओ ये क्या हो सकता है। अब यहां पर वैल्यू है 2, 4, 6। अगर मैं बात करूं, ये क्या वैल्यू हो जाएगी? x इज एन इवन नेचुरल नंबर। ध्यान से देखना, x डाल के सेमीकोलन डाल के एन इवन नेचुरल नंबर। और इसके अलावा देखो, अगर यहां पर 2 की पावर 1 2 करोगे, सिर्फ नेचुरल नंबर नजर आ रहा है यहां पर भी। तो x इज, क्योंकि यहां पर n टाइम्स तक है। अब आप सोच रहे हो कि सर वहां पर आपने जो है ना रेंज लगाई है 1 से 4 के बीच में, 1 से 5 के बीच में, 1 से 4 के बीच में, बट यहां रेंज क्यों नहीं लगाई है? क्योंकि n टाइम्स तक है, यहां पर कोई इसकी एंडिंग वो नहीं है, वैल्यू नहीं दी हुई है, ये n टाइम्स तक दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो आगे क्या क्वेश्चन बता रहा है, जरा एक बार अपनी बुक देख लो। मैंने एक शायद स्किप कर दिया था, इसलिए मैं हाथों बता रहा हूं। यहां पर ये वैल्यू दी है ई पार्ट में, यहां लिखा है 1, 4, 9 एंड लास्ट में 100। थोड़ा सा सोचो क्वेश्चन के बारे में, थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन दिया हुआ है। कैसे? जरा ध्यान से देखो, यहां पर देखो, अगर मैं लिखता हूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, इसका स्क्वायर कर दो।
1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 36, 49, 64, 81 एंड 100। ये 1 to 100 में आ रही है वैल्यू, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अब जरा ध्यान से देखो, यहां पर बोला गया x इज इक्वल टू, अब ये मेरा n के इक्वल वैल्यू वाली है, n स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है, n स्क्वायर, एंड n इन बिलोंग टू, n जो है ये बिलोंग कर रहा है एक नेचुरल नंबर, यानी कि 1 से लेकर 10 तक जितने नेचुरल नंबर है, अगर उसका मैं स्क्वायर कर दूं, ध्यान से सुनना, 1 से लेकर 10 तक जितने नेचुरल नंबर हैं, अगर मैं उसका स्क्वायर कर दूं तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 to 100। सो x कॉलन डाल के x इज इक्वल टू n स्क्वायर, वेयर n बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड 1, यहां पर n किसके इक्वल आ जाएगा, 10 के, ठीक है। ये नोट कर लो बच्चे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 जरा ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया, लिस्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। हमें क्या निकालना है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। सिर्फ एलिमेंट निकालने हैं, उसके एलिमेंट की वैल्यू बतानी है बस, और कुछ नहीं। पहला है x, कॉलन x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, तो हमें क्या बताना है, x एक ऑड नेचुरल नंबर है। तो ऑड नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन, ठीक है। 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखो। नेक्स्ट में हमें बोला गया है यहां पर x इज एन इंटीजर, -1/2 और 9/2। -1/2 और 9/2 के बीच में कितने इंटीजर आते हैं, देखो -1/2, -1/2 का मतलब होता है 0 कर लो, यहाँ -1/2 दैट इज 0.5, और 9/2 ये होता है 4.5। अब सोच के बताओ 9.01 -1/2 और 9/2 के बीच में कितने इंटीजर आएंगे, यहीं से ही पता लग रहा है। देखो मैंने यहां बता दिया एक 0, ठीक है, एक आ गया 0, मतलब ऐसे देखो ये 0 है, ये -1/2 है, और ये 9/2, -1/2 0.5 और 4.5, यहां आ गया 1, 2, 3 एंड 4 इंक्लूड होगा। तो हम क्या करेंगे, यहां पर 0, 1, 2, 3 एंड 4, ये वैल्यू मेरी सारी इसके अंदर इंक्लूड होंगी। x इज एन इंटीजर, x इज एन इंटीजर वेयर x स्क्वायर लेस देन एंड इक्वल टू 4। x एक ऐसा इंटीजर है जहां पर x स्क्वायर लेस देन एंड इक्वल टू 4 होगा। अब जरा सोचो, लॉजिकली सोचो कि अगर कोई इंटीजर क्या होते हैं, एक एग्जांपल सोचो, इंटीजर क्या होते हैं, माइनस और प्लस दोनों की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू होती है, ठीक है। अब सोचो कि मैंने यहां पे लिखा -3 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 0 का स्क्वायर 0, 1 एंड यहां पर -2 का स्क्वायर 4 आएगा। तो मैंने बोला है जी जो वैल्यू होनी चाहिए ना x स्क्वायर की, अगर उसका स्क्वायर करे तो वो किसके इक्वल टू 4 या लेस देन 4 होनी चाहिए। तो कितने बन रहे हैं, ध्यान से देखो, यहां पर सर बड़ा आसान है, ये -2 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया और 2 हो गया, बस यही 5 वैल्यूज आएंगी। अगर इनका स्क्वायर करोगे, 2 का स्क्वायर करोगे 4, 1 का स्क्वायर करोगे 1, 0 का स्क्वायर करोगे 0, 1 का स्क्वायर करोगे फिर 1 और 4, यही वैल्यू मिलनी है हमें, इससे ज्यादा और कोई वैल्यू नहीं मिलनी है, ठीक है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, x इज अ मंथ ऑफ द ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। ऐसे कितने मंथ है जो 31 दिन जिनमें नहीं आते हैं, सोच के बताओ, बिल्कुल ठीक सोच रहे हो। यहां पर क्या आ जाएगा, अच्छा एक और रह गया, लॉयल। x इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल, एक हमने स्किप कर दिया, तो LOYA ये बन रहा है, ठीक है। लॉयल वर्ड है, इनके जो एलिमेंट्स बनेंगे वो ये बनेंगे। अच्छा अब देखो, x इज अ मंथ इन अ ईयर, ठीक है, नॉट हैविंग 31 डेज, 31 डेज नहीं आते। जनवरी में 31 है तो फेब आ गया, मार्च में 31 है तो क्या आ जाएगा, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद क्या आ जाएगा, सोचो, मई में 31 है, जून 30 का होता है, जुलाई अगस्त दोनों 31 के होते हैं, सितंबर अक्टूबर 31 का होता है, नवंबर, ठीक है, और दिसंबर भी 31 का होता है, अक्टूबर नवंबर 31 आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये आ गए हमारे पास। अब यहां पर लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, x इज अ कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रोसीड्स के
एक्स एक कॉन्सोनेंट है इंग्लिश अल्फाबेट सर, जो अब यहां पर बताना है ऐसे कॉन्सोनेंट बताओ जो के से पहले आते हैं। ध्यान से सुनना, ऐसे कॉन्सोनेंट बताओ प्रीसीड्स के से पहले आने वाले। सर कौन कौन से आ सकते हैं सोचो। एक तो आ गया बी, क्योंकि ए तो हमारा क्या होता है, वॉवल होता है। एक आएगा सी, सोच के बताओ और सोचो। सी के बाद क्या आ जाएगा, डी, ये भी ठीक है। फिर एफ, फिर क्या आ जाएगा, जी, फिर एच, आई नहीं लिखना, जे। ठीक है जी, हो गया। ये कंप्लीट होगी हमारी एक्सरसाइज 1.1। एक क्वेश्चन रह गया है इसका, उसको खत्म करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.2 में। ठीक है, एक काम करते हैं, मैं 6th क्वेश्चन जो मैचिंग वाला है आपको होमवर्क के लिए देता हूं। ठीक है, अगर समझ नहीं आता तो मुझे कमेंट करना, मैं उस क्वेश्चन को यहीं पर करवा दूंगा। ओके, थैंक यू।